पाकिस्तान और चाइना का एक और मुश्तरका फैसला। ऐसे लगता है कि इन दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि भारत को इस खित्ते से आउट करना है। भारत के एटीट्यूड के पेश नज़र आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एशिया में एक नया उभरता हुआ ब्लॉक जिसकी बुनियाद पाकिस्तान और चाइना रखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये नया ब्लॉक किस पुराने ब्लॉक को रिप्लेस करेगा, इसमें कौन कौन से एशियन ममालिक पाकिस्तान और चाइना का साथ देंगे और भारत इस हवाले से क्या सोच रहा है, इस नए ब्लॉक की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान और चाइना एक प्रपोजल पर मिलकर काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में एक नई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर गौर किया जा रहा है जो कि पोटेंशियली सार्क को रिप्लेस कर देगी। जी हाँ, सही सुना आपने, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में सिर्फ 7 ममालिक थे और ये सब साउथ एशियन कंट्रीज थी जिनमें चाइना नहीं था। इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। भारत की हठधर्मी की वजह से सार्क बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुका है और 2016 के बाद सार्क की कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई। 2016-17 में सार्क की आखिरी बड़ी मीटिंग पाकिस्तान में होना थी, लेकिन भारत के रवैये की वजह से वो नहीं हो सकी और उस वक्त बांग्लादेश भी भारत के पीछे पीछे चलता था। भारत को देखा देखी बांग्लादेश ने इसका बॉयकॉट किया और देखते देखते ये सार्क का इजलास बिल्कुल फारिग हो गया और पाकिस्तान इन सब का मुंह देखता रह गया। और उस वक्त से लेकर अब तक सार्क बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी है और पिछले दिनों हमने देखा था मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से जब मुलाकात की तो दोनों ने इस पर इत्तफाक किया कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन सार्क में जब तक भारत नहीं शामिल होता तब तक सार्क इफेक्टिव नहीं होगी। लिहाजा इन तीनों ममालिक ने एक नया फैसला किया है। आप याद करें हमारी जो सेकंड लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की है और तीनों ममालिक ने एक जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म का आगाज किया है कि ये तीनों ममालिक डिफरेंट शोबों में मिलकर काम करेंगे, जैसे कि रीजनल कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, पीपल टू पीपल कनेक्शंस है। और इस हवाले से हमने बांग्लादेश की कुछ मजबूरियों को भी डिस्कस किया था कि ये कोऑपरेशन मैकेनिज्म तो बन जाएगा, लेकिन इस हवाले से जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जो अलायंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है उसमें बांग्लादेश ने अभी तक हामी क्यों नहीं भरी। तो पाकिस्तान और चीन ने इस हवाले से इत्तफाक किया कि रीजनल इंटीग्रेशन के लिए सार्क के मुतबादिल हमें एक नई ग्रुपिंग चाहिए, एक नया ब्लॉक चाहिए जो इस रीजन की इंटीग्रेशन करे डिफरेंट शोबों में। सार्क का जैसे कॉन्सेप्ट था कि ये साउथ एशियन कंट्रीज यूरोप तर्ज का एक मॉडल बनाएंगी जो भारत की हठधर्मी की वजह से पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब चाइना ने एंट्री मार दी है और देखें भारत को यहां पर कितनी बड़ी शिकस्त होगी अगर ये नया प्लेटफॉर्म बन जाता है कि चाइना साउथ एशिया का हिस्सा ना होते हुए भी साउथ एशिया से मुतालिक एक नया ब्लॉक बनाएगा और उसमें एक बड़े भाई का किरदार अदा करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आसियान ममालिक हैं, ये ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये आपस में मिलकर ट्रेड करती हैं, ये 10 के करीब ममालिक हैं। चाइना के इन सब ममालिक के साथ ज़बरदस्त किस्म के ट्रेड एग्रीमेंट्स है और इसी वजह से पिछले 10 से 15 सालों में इन ममालिक ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया इकोनॉमिकली। इन्होंने अपनी ट्रेड में इजाफा किया, चाइना से ट्रेड किया है, चाइना से इन्वेस्टमेंट ली है और तरक्की की, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। लेकिन साउथ एशिया की हालत अभी तक ख़राब है। साउथ एशिया में अभी तक केओस है, प्रोटेस्ट है, इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हो सकी। तो चाइना अपने बड़े विजन के तहत जो उसका BRI के तहत है, जो उसका SCO के तहत है, चाइना अब साउथ एशिया में भी कनेक्टिविटी चाहता है और इसके लिए वो भारत को भी ऑफर करेंगे कि आप भी शामिल हो। भारत को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, भारत को ऑफर कराई जाएगी कि आप भी इसी रीजन का हिस्सा है तो आप भी शामिल हो। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि भारत इस ऑफर को डिक्लाइन कर देगा क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो चाइना लेड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि BRI है, जैसे कि SCO है, भारत उसमें भी एक रुसी हुई फुफ्फी का किरदार अदा करता है। और इस वीडियो में भी हमने देखा था कि किस तरह भारत की वजह से SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी वो रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। भारत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान को यहाँ पर अहमियत क्यों दी जा रही है, पाकिस्तान पर ब्लेम क्यों नहीं दिया जा रहा, बलोचिस्तान के हवाले से जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया। ये बहाने लगाकर भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट से अलहदा हो गया। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भी भारत आइसोलेट नजर आया।
अभी जो लेटेस्ट इतलात हैं इस नई ग्रुपिंग के हवाले से, जो सार्क का मुतबादिल होगी, उसमें श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान ने हामी भर ली है इसमें ज्वाइन होने की, और बांग्लादेश के भी कभी इम्कानात हैं। बांग्लादेश का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है, बांग्लादेश की पॉलिटिकल हुकूमत। लोगों को मोहम्मद यूनुस पसंद है, लेकिन दूसरा तबका ये कहता है कि वो इलेक्टेड हुकूमत वो नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि बांग्लादेश के फ्यूचर के हवाले से जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, जो टफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, वो एक इलेक्टेड हुकूमत के हाथों होने चाहिए। जबकि लोगों का ये ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस को अभी चलने दो, बांग्लादेश का निज़ाम अभी वो सीधा पतरा कर लें, उसके बाद वो इलेक्शंस करवाएंगे। वैसे 2026 तक चांस है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हो जाएंगे, तो बांग्लादेश अभी उस कश्मकश में है और वो अभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। वो पाकिस्तान और चाइना के साथ एक नए अलायंस में दाखिल होने के हवाले से भी काफ़ी हेजिटेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस अलायंस में चले गए तो हम भारत को टोटली एलियनेट कर देंगे, जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट नेबर है। और इसी तरह ये नया प्रपोज ग्रुप जो कि सार्क को रिप्लेस करेगा, इसमें बांग्लादेश की शमूलियत के हवाले से भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, और मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान का नाम सामने आया है। पिछले दिनों हमने देखा है कि चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर करवाया है और एक अहम किरदार अदा किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान करवाया था। तो चाइना इस रीजन का बड़ा भाई होने के नाते, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होने के नाते, उस तरह के अब बोल्ड डिसीजंस लेना शुरू हो गया है, जिससे चाइना ये समझता है कि तरक्की का रास्ता हमवार हो सकता है मिलकर ट्रेड करने से, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट से। और डेफिनेटली अगर ये सारे ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं एशिया के, तो इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। ब्रिक्स, BRI, SCO और अब ये नई पॉसिबल ग्रुपिंग, और इन सब में आप देखें भारत का रोल कंसिस्टेंट है। भारत के बहुत से इख्तलाफात सामने आ जाते हैं इन ममालिक के साथ। SCO और ब्रिक्स की बात करें तो उसको चाइना और रूस बड़ा पैशनेटली ड्राइव कर रहे हैं। पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है और भारत उसका रास्ता रोकता है। और इसके अलावा ब्रिक्स जब नई करेंसी की बात करते हैं तो अमेरिका की जानिब से धमकियां आना शुरू हो जाती हैं। भारत को वो चीज़ भी देखनी है, वो साइड भी देखनी है कि भारत अब ज़्यादा वेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है, तो क्या वो वेस्ट को डिच करा देगा एक नई करेंसी को सपोर्ट करके। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं भारत की नज़र में, जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को मज़ीद कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और इन सारे चैलेंजेस के पेश नज़र चाइना अब बोल्ड डिसीजंस लेना शुरू हो गया। चाइना ने कहा कि अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, ये खित्ता अब पीछे नहीं रह सकता, अब हमने तरक्की करनी है, कनेक्टिविटी करनी है और पीस को हासिल करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारी ग्रुपिंग्स हैं इनकी आपस में इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ख़ित्ता आपस में मिल जाए यूरोप की तरह, और ये चीज़ वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहता। वेस्ट की ये फ़िलॉसफी होती है कि ये जो वीक ममालिक हैं इनके हम रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाते रहें, अपनी मर्ज़ी के सेटअप लाते रहें, लोगों पर मुसल्लत करते रहें, नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप जिसमें अपॉइंटेड ऑफिशियल सारे फैसले करते हैं, सारे फैसले इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं और अवाम पिसते हैं। मतलब पीपल सेंट्रिक अप्रोच नहीं नजर आती आपको, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं नजर आती आपको। ज्यादातर कंट्रोल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नजर आता है, चाहे वो लोकल हो और उनके फॉरेन कोलैबोरेटर्स। तो अगर एशिया में ये कनेक्टिविटी का ड्रीम पूरा हो जाता है तो इससे पूरे एशियन रीजन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ अगर रशिया भी शामिल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हो सकती है। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, आबादी यहाँ पर है, लैंड मैस बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी ट्रेड को बढ़ाने की, यूरोपीय यूनियन तर्ज का मॉडल अपनाने की। और इसमें से जो पावरफुल कंट्रीज हैं ये एक मिलिट्री अलायंस भी बना सकते हैं, जो कि वेस्ट के लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। लेकिन खैर अभी मिलिट्री अलायंस की बात तो नहीं हो रही, अभी पहला जो इनका गोल है वो है कनेक्टिविटी का। जब कनेक्टिविटी आ जाएगी, पीस अचीव हो जाएगा, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज हो सकती है जब आप मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करो, जब आप इस लेवल के डिफेंस एग्रीमेंट्स करो कि तुम पर हमला हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जिस तरह नेटो ने किया हुआ है कि पहले उन्होंने किस तरह पीस अचीव किया, फिर उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया नेटो की शक्ल में और यूरोपीय यूनियन बनाई। ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है पीस एंड कनेक्टिविटी, जिसके जरिए आप अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हो। और ट्रेड में फिर ऑब्वियसली ये डिफेंस डील्स भी होती हैं और फिर दूसरी जो आपकी रेगुलर ट्रेड होती है। इस तरह फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, एक दूसरे पर टैरिफ्स खत्म किए जाते हैं, ड्यूटीज को कम किया जाता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन को आसान बनाया जाता है, ज़मीनी रास्ते खोले जाते हैं और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को।
और पाकिस्तान को भी यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत ज़बरदस्त जारी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का महवर अवाम होने चाहिए, यानी पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए कि अल्टीमेटली इस फॉरेन पॉलिसी का फ़ायदा लोगों को क्या होगा। कि अगर हमारे रशिया से ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो क्या हम अपनी आवाम को सस्ता तेल दे पाएंगे या नहीं। चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो क्या चाइना में पाकिस्तान के बिजनेसमैन को कोई फ़ायदा हो सकता है चाइना के ज़रिए। क्या पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए चाइना तक एक्सेस ईजी बनाई जा सकती है। क्या ईरान से हम सस्ती गैस लेकर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सारे वो फ़वायदे हैं जो आप अपने नेबर से हासिल कर सकते हो। इसमें हमेशा वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वेस्ट आपको सैंक्शंस की धमकियां लगाता है। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस है, वो वेस्ट की मंडियों में आपके प्रोडक्ट्स हो या अमेरिका से आपकी बहुत बड़ी ट्रेड हो या फिर आईएमएफ की सपोर्ट हो। ये 2-3 वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो वेस्ट भी आपको प्रोवाइड करता है और कई सालों से कर रहा है। और पाकिस्तान की सरकार ये भी डरती है कि इस चक्कर में हम एशियन कनेक्टिविटी के चक्कर में कहीं वेस्ट को एलियनेट ना कर दें। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस हासिल करने की ज़रूरत है, बैलेंस को निकालने की ज़रूरत है। ये बैलेंस हमने देखा था, भारत ने बड़ा ज़बरदस्त अचीव किया था 2022 में, जब अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन हो रही थी और रूस से वो सस्ता तेल भी ले रहे थे। जबकि उस वक्त पाकिस्तान ने रूस से तेल नहीं लिया टाइमली और अपने लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। और यहाँ पर हमें याद है पेट्रोल की कीमत 300 के करीब पहुंच गई थी। तो पॉइंट मेरा यह है कि एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। लोगों को जहन में रखकर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि चंद इंडिविजुअल्स का उसमें फ़ायदा हो कि जी हमारी पर्सनल कनेक्शन अच्छा हो गया है या हमारे उस मुल्क में अगर कोई असासे हैं या इन्वेस्टमेंट है तो वो सिक्योर हो गई है, हमने किसी शहजादे को खुश कर दिया है या किसी बादशाह को खुश कर दिया है या किसी सदर को खुश कर दिया है। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि चाहे हम ईस्ट से कनेक्टिविटी करें या फिर वेस्ट से, लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान और चाइना अगर इस ड्रीम को अचीव कर लेते हैं तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और बादल नाख्वास्ता भारत को इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर इसमें शामिल नहीं होता तो भारत इस पूरे खित्ते में आइसोलेट हो जाएगा। और पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद हम देख रहे हैं कि भारत के ब्लंडर्स नज़र आ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में और भारत बहुत से रीजनल ममालिक से दूर होता जा रहा है। भारत के रूस से भी इख्तलाफात चल रहे हैं, रूस पाकिस्तान के करीब हो रहा है, चाइना से उनकी पहले नहीं बनती, पाकिस्तान उनका दुश्मन है, ईरान से उन्होंने बिगाड़ लिया। इस वीडियो में आप देखें, ये हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और बाकी जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं उनको भारत पहले ही बुली करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया हुआ है। वो बार बार पाकिस्तानियों की तारीफ़ करते हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं। सेंट्रल एशिया के पाकिस्तान से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। पीछे रह जाता है अफगानिस्तान तो भारत उनको फिर इंगेज करने की कोशिश करता है, जिसका भारत का कोई ख़ास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आता। सिर्फ यही कि अगर वो पाकिस्तानियों से लड़ते हैं तो हम उनके दोस्त बन जाते हैं। तो ये नई ग्रुपिंग अगर वजूद में आ जाती है तो भारत के लिए ये एक और नई सरदर्द होगी, क्योंकि एससीओ में ऑलरेडी भारत बहुत नाराज़गी दिखाता है। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने जो किया है, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा मोदी भी एससीओ के जो फोरम्स हैं उनमें शिरकत नहीं कर रहे। लास्ट टाइम हमने मोदी को देखा था जब इमरान खान की पुतिन से बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही थी और वहाँ भी मोदी साहब साइड पे बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए कि चाइना के साथ एक नई ग्रुपिंग में जाए, आसियान तर्ज पर ट्रेड डील्स करे, इन्वेस्टमेंट्स ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे और अपनी इकॉनमी को बढ़ाए। ये जो आसियान ममालिक हैं, ये मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया वगैरह, ये वियतनाम, ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने ग्रो किया है पिछले 15 सालों में और इसमें चाइना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इनकी ग्रोथ में। इससे ना सिर्फ रीजनल इंटीग्रेशन हो सकेगी बल्कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भी एक नया चैप्टर इंक्लूड होगा अगर भारत इसमें रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने फिर सिर्फ भारत नहीं आएगा, फिर अमेरिका भी आएगा। एक नई जियोपॉलिटिकल बैटल का आगाज हो सकता है। यहाँ पर चाइना ने भारत को ये भी पैगाम दिया कि आप मेरे खिलाफ डिफरेंट ग्रुपिंग्स में जाते हो, मुझे इनसर्कल करने की कोशिश करते हो, क्वाड के जरिए एशिया पैसिफिक में मशकें करते हो, जिसको आप इंडो पैसिफिक कहा जाता है। आप उन ट्रेड कॉरिडोर्स की बात कर रहे हो जो हैं तो इस रीजन के, लेकिन अमेरिका उनका मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? मतलब रीजन के फैसले कहीं और से हो रहे हैं, जबकि चाइना और रूस का बड़ा सख्ती से इस बात पर इत्तेफाक है कि रीजन के फैसले रीजन में ही होंगे। कोई दूसरी पावर इस रीजन में आकर बड़े बड़े फैसले नहीं करवा सकती।
लेकिन भारत एग्जैक्टली यही कह रहा है कि वो पावर्स जिनका इस खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ बना रहा है और उनको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने भी ये काम किया हुआ है यूएस की डिफरेंट जंगों में उनका साथ देकर, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और थी। उस वक्त यूएस आता था बदमस्त हाथी की तरह इस रीजन में, और जो उनकी बात नहीं मानता था उनको वैसे ही कुचल देते थे। हम आज भी उन फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस को भुगत रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट के बाद भारत के अंदर अब ये चहमगोइयां हो रही हैं कि सार्क को जल्दी से जल्दी रिवाइव करना चाहिए। एक साल पहले तक ये बात शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस अपनी मुलाकात में कह रहे थे, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये ख्वाहिश थी। लेकिन भारत अब देख रहे हैं कि साउथ एशियन मैटर्स में चाइना आ रहा है, तो अब वहां पर ये बहस छिड़ गई है कि सार्क को हमें रिवाइव करना होगा, क्योंकि सार्क में सबसे बड़ी पावर भारत थी, भारत की सुनी जाती थी। तो सार्क जिसकी बेस पर भारत की काफ़ी ज़्यादा चौधराहट कायम थी इस रीजन में, अगर वो ख़त्म हो गया और एक नई ग्रुपिंग आ गई जिसका रूहे रवां चाइना होगा, तो फिर भारत का क्या बनेगा? भारत तो आइसोलेट हो जाएगा और जियोपॉलिटिकली भी भारत को एक बहुत बड़ी हिट पड़ेगी पाकिस्तान और चाइना से। भारत को यहाँ पर चाहिए कि अपने रवैये को दुरुस्त करे। भारत ने एक बड़ा ही भोंडा डिसीजन लिया है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड करने का फैसला किया है। अभी रिसेंटली हमने फैसला भी देखा है वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने क्लियर अपने फैसले में कहा है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल नहीं कर सकता। जबकि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि अमित शाह, जिनकी छाती सबसे ज्यादा चौड़ी है, उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल रिवाइव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं करेंगे, कोई इस भूल में ना रहे। ये वही अमित शाह हैं जो गलवान वाक़े से पहले चाइना को धमकियां लगा रहे थे कि हम तुमसे अक्साई चीन छीन लेंगे, और फिर चाइना ने क्या किया, इनके कई हजार स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया जो इनकी परसेप्शन के एरियाज थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आकर, और वो हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। पाकिस्तान पर बात करते थे, पाकिस्तान को धमकियां देते थे, और पाकिस्तान ने फिर इनको कैसा सबक सिखाया है। तो ये जो पूरा गैंग है मोदी सरकार का, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोदी, जयशंकर या अजीत डोवल, इनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और वो ये कि अपनी आवाम को खुश किया जाए, उनके लिए कुछ वो चूरन बेचा जाए, जबकि इनके एक्चुअल फैसलों में कोई स्ट्रेटेजिक रियलिटी नहीं होती, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि यार ये करके भारत को ये फायदा होगा। तो पाकिस्तान भी अब इस रवैये को समझ चुका है, इस अग्रेसिव अप्रोच को, और पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म ना किया जाए, इसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर कश्मीरी लोगों की भरपूर मॉरल सपोर्ट का ऐलान किया है, जिसके हवाले से भारत में बहुत से मुबस्सिरीन ये लिख रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान 90s वाली टोन में वापस आ चुका है। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, जब आप पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे और अग्रेशन दिखाएंगे, फजूल में हद से तजावुज़ करेंगे, तो फिर पाकिस्तान 90s क्या, पाकिस्तान बहुत पुरानी टोन में भी वापस आ सकता है, जो कि इस रीजन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। फिर इसका अल्टीमेट क्या होगा नतीजा? जंग। पाकिस्तान ने ऑलरेडी भारत को ये पैगाम दे दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम ये जंग नहीं चाहते। अगर आप हमारा जायज़ पानी बंद करोगे तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। और इस हवाले से चाइना के एक एक्सपर्ट ने भारतीय टीवी पर बैठकर इनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि आप अपर राइपेरियन नहीं हो, और अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का पानी नहीं रोक सकता। ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और दरियाए सिंध भारत की मलकियत नहीं, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है जो कि चाइना के इलाके में है। तो ये पैगाम भारत के लिए काफ़ी होना चाहिए कि भारत इन पानियों को कंट्रोल नहीं करता जो कि पाकिस्तान के हिस्से के हैं। पाकिस्तान का ये जायज़ पानी है जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, और इस पर जितने भी डैम्स भारत इल्लीगली कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को उनका कोई हल निकालना चाहिए, और चुपचाप तमाशा नहीं देखते रहना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो बहुत सा नुकसान हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के इनएक्शंस की समझ लगती है कि पाकिस्तान क्यों भारत से एग्रेसिव हो रहा है, भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, बांग्लादेश का साथ दे रहा है, उनके करीब हो रहा है, चाइना के साथ नई ग्रुपिंग की बात हो रही है, SCO, BRI, ब्रिक्स में एक अपना किरदार अदा कर रहा है, और भारत वेस्ट में अपनी दोस्तियों को जहन में रखते हुए अपने रीजनल ममालिक को एलियनेट कर रहा है और उनसे बिगाड़ रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये नई ग्रुपिंग जो पाकिस्तान और चाइना ने प्रपोज की है, क्या इसका क़याम अमल में आ सकता है? साउथ एशिया में अगर ये नया ब्लॉक बन जाता है तो क्या भारत इसका हिस्सा होगा, या आपके ख्याल में सार्क को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी?
आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।